तो बायोलॉजी में आप 360 आउट ऑफ 360 भी ला सकते हैं। बच्चों, बायो में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन उनमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। मतलब आपकी जो एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। आपको उन क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, पता नहीं होते हैं, लेकिन हम उन्हें भी सही कर सकते हैं। बच्चों के एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते, तो आप ये गाइड करें बच्चों के मार्क्स कैसे आएंगे एग्जाम में। हेलो स्टूडेंट्स, मिशन सक्सेस के इस न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित चौरसिया, फैकल्टी एंड मेडिकल कोर टीम मेंबर बायोलॉजी, और मेरे साथ हैं डॉक्टर गौरव माहेश्वरी सर, फैकल्टी एंड मेडिकल कोर टीम मेंबर बायोलॉजी, एलर कैरियर इंस्टीट्यूट। हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम दोनों को ही बायोलॉजी पढ़ाते हुए कई साल हो चुके हैं, कई वर्ष हो चुके हैं, और इन वर्षों में हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अपनी गाइडेंस के थ्रू मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है। आज के इस एपिसोड में बच्चों हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम बायोलॉजी को कैसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, बायोलॉजी को हम कैसे फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर सकते हैं, और साथ ही हम पता करेंगे कि बायो में मिस्टेक मिनिमाइज कैसे हो सकती हैं। इसी क्रम में मैं सबसे पहले चाहूँगा कि गौरव माहेश्वरी सर स्टूडेंट्स को बताएं कि नीट में बायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। थैंक यू मोहित सर। तो जैसा बच्चों आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसके 720 में से 360 मार्क्स इस सब्जेक्ट के होते हैं। मतलब आप जानते हैं कि 50% वेटेज इस सब्जेक्ट का है, और जो 50% वेटेज सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट की हमें ध्यान भी देना पड़ेगा। मतलब इस सब्जेक्ट को हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। सिंपली मैं आपसे कह सकता हूं कि मिशन सक्सेस की जो फर्स्ट एपिसोड की बात करें उसमें आपसे कहा गया था कि टोटल एक दिन में आपको 12 घंटे पढ़ना चाहिए, और उस 12 घंटे में से कम आपको बायोलॉजी को 5 घंटे तो देने ही चाहिए। और आप 5 घंटे बायोलॉजी को अब से भी देना स्टार्ट कर दें तो आप कह सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि बायोलॉजी में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। मतलब बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करने के लिए कम से कम एक दिन में आपको बायोलॉजी 5 घंटे पढ़नी चाहिए। पर साथ साथ में मैं ये जानना चाहूँगा मोहित सर से, मोहित सर किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँचने के लिए बायोलॉजी का अच्छा स्कोर क्या होता है? यस सर, जैसा कि बच्चों हमने मिशन सक्सेस के फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि नीट के एक गवर्नमेंट कॉलेज को ऑप्ट करने के लिए आपको मिनिमम 640 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि इस चार्ट में भी शो हो रहा है कि फिजिक्स में आपको 150 मार्क्स लाने होंगे, केमिस्ट्री में आपको 150 मार्क्स लाने होंगे, और बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा 340 मार्क्स या 340 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट करना है तो। बच्चों, ये जो टारगेट है 640 का, ये कोई इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है। आप इजीली 640 मार्क्स ला सकते हैं। बस ये है बच्चों कि इसमें जैसे कि बायो की बात करें हम तो बायो एक सिंपल टॉपिक है, इसको आपको अगेन रिवाइज करना पड़ता है और इसको आपको टाइम देना होता है। लास्ट ईयर नीट 2021 में भी ऑल ओवर इंडिया हम बात करें तो 2500 स्टूडेंट्स के 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आए थे, तो आप भी ये मार्क्स ला सकते हैं। इसके बाद मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर अगर हमें 640 मार्क्स लाने हैं तो हमें किन किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो बच्चों, बायोलॉजी में 340 मार्क्स लाने हैं आपको, तो बायोलॉजी में 340 मार्क्स लाने के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, उनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, या इस तरह से कहूँ तो उनको आपको डेप्थ में स्टडी करना पड़ेगा। पर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनका पता हमें कैसे चलेगा? तो इसका बेस्ट तरीका है कि बायोलॉजी में जो लास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनका अपन वेटेज चार्ट स्टडी कर लें। तो वेटेज चार्ट की बात जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये वैसी ही बात चल रही है जैसे मिशन केमिस्ट्री की बात करें, सक्सेस की केमिस्ट्री एपिसोड में जो बात करें वैसे ही ये वेटेज चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। बस सिंपल सी बात है, ये भी वही वेटेज चार्ट है जिसमें 6 ईयर का पूरा एनालिसिस है। 6 ईयर पहले से नीट एग्जाम स्टार्ट हुआ था, और सो जो 6 ईयर्स की बात करें उसमें टोटल पेपर जो हुए हैं वो 9 पेपर्स हुए हैं, और उस 9 पेपर्स में बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करूँ टोटल बायोलॉजी के 820 क्वेश्चंस एग्जाम में आए। अब इससे मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, फर्स्ट टॉपिक जो दिख रहा है आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोमॉलिक्यूल म्यूटेशन, माइक्रोब्स, इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक्स में बात करूं तो 176 क्वेश्चन 820 क्वेश्चन में से आए। और जब इसी 176 क्वेश्चन को मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो आप बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 20 क्वेश्चन पर पेपर इस पार्ट से आ रहे हैं। ऐसे हर टॉपिक का हमने एनालिसिस किया है। आप देखें तो इकोलॉजी की बात करें तो ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको 9 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप बात करें प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसे सभी टॉपिक्स की, बायोलॉजी के कंप्लीट टॉपिक्स की बात करूं तो मैंने देखा इसके अंदर कि 16 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन 16 टॉपिक्स को आप बार बार स्टडी करें,
इसको आप डेप्थ तक स्टडी करें तो आप इस 16 टॉपिक में से टोटल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एवरेज क्वेश्चंस की बात करें तो 82 क्वेश्चंस इस 16 टॉपिक से आ रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं 16 टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और ये ठान लिया कि इस पार्ट से तो हम एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने देंगे, तो ये 82 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं। और 82 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हैं तो 82 इंटू 4 करें तो आपके मार्क्स आ जाएंगे 328। 360 में से 328 मार्क्स आप यहां से ला सकते हैं। पर यह बात सही है कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी में टोटल टॉपिक कितने हैं? 23 टॉपिक्स हैं। आप 16 टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, पूरा डेप्थ तक पढ़ लें, हर पार्ट को स्टडी कर लें, पर बाकी के जो 7 टॉपिक हैं उन्हें भी आपको छोड़ना नहीं है, उन्हें भी आपको पढ़ना तो है और सिंपली उसको भी आप पढ़ें। पर यह बात सही है, बहुत डीप तक नहीं पढ़ें, एक बार स्टडी करें, एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लें। सिंपली उस पार्ट को भी आप रिवाइज करेंगे तो आपके यहां से भी क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएंगे और जब यहां से भी क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये जो स्कोर है ये 328 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आप धीरे धीरे 340 की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आप 340 स्कोर तक पहुंच सकते हैं। पर तभी मैं ये जानना चाहूंगा मोहित सर से कि जो वेटेज चार्ट की बात अपन डिस्कस करी, इसके टॉपिक्स की बात जो अपन डिस्कस करी, इन टॉपिक्स को बायोलॉजी के अंदर पढ़ना कैसे चाहिए? सर, बायोलॉजी में मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने के लिए बच्चों आपको एनसीईआरटी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यानी कि बायो में एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो हमें एनसीईआरटी पर पूरी तरह से फोकस करना है। बट बच्चों, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, लैंग्वेज टफ होती है। आप एनसीईआरटी को रट कर लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने क्लास नोट्स के साथ, जो आपको क्लास टीचर ने क्लास में पढ़ाए थे, उन क्लास नोट्स के साथ एनसीईआरटी को पढ़ें, समझकर पढ़ें और समझकर याद करें। इससे आपको ये एनसीईआरटी लंबे समय तक याद रहेगी। कई बार बच्चे ऐसा भी करते हैं कि पूरे साल जिन क्लास नोट से पढ़े, जिस लिटरेचर से पढ़े, उसको वो अलग रख देते हैं, साइड में रख देते हैं। तो बच्चों, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने क्लास नोट्स के साथ एनसीईआरटी को साथ में लेकर पढ़ना है और इसको लंबे समय तक याद रखना है। साथ साथ मैं इस बात में एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो आपके ऑनलाइन स्टडी मटेरियल की बात करूँ, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, वहाँ पर बायोलॉजी का बहुत सारा स्टडी मटेरियल पड़ा हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा उस स्टडी मटेरियल को आप अवॉइड करें, वो स्टडी मटेरियल आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मोहित सर ने जो आपसे कहा क्लास नोट्स और साथ साथ में एनसीईआरटी, इसी को आप बार बार फ्रिक्वेंटली कई बार रिवाइज करें। और सिंपली मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जो आपके लास्ट 80 डेज अप्रॉक्सीमेट बचे हुए हैं, उसमें ये भी कोशिश करें कि जो क्लास नोट्स हैं और जो एनसीईआरटी है, इसे कहीं ना कहीं आप सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेके आ जाए। या तो एनसीईआरटी को आप क्लास नोट्स में ले आए या क्लास नोट्स को आप एनसीईआरटी में ले आए, मत सिंगल प्लेटफॉर्म से आप उसको बार बार स्टडी करें। जितना एक ही पार्ट को आप बार बार स्टडी करेंगे, उससे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन कम से कम होंगे, आपको जल्दी से क्वेश्चन का आंसर स्ट्राइक होगा और साथ साथ में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम भी कम लगेगा। बस में टाइम भी कम हो जाएगा और क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। मतलब आपकी जो एग्जाम के अंदर एक्यूरेसी है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस को सही करना स्टार्ट कर देंगे। तो सिंपली ये स्ट्रेटेजी है जिससे कि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। बच्चों, इसके साथ साथ बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको आपने सिंपली सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाकर एक साथ रिवाइज करना है। सर, ये बात आपने बहुत अच्छी बात बताई बच्चों को कि अपने सारे स्टडी मटेरियल को एक कॉमन सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आएं, क्योंकि हमने देखा है कि एग्ज़ाम टाइम में लास्ट के समय बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ें, हम नोट्स पढ़ें या हम अपना पुराना लिटरेचर पढ़ें। तो बच्चों, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको गौरव सर की बात पर 100% फॉलो करना है और अपने स्टडी मटेरियल को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना है और उसे अगेन रिवाइज करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। इसी के साथ, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, इस साल नीट में पेपर सॉल्विंग के लिए आपको 3 आवर्स 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। मतलब आपको नीट का जो पेपर है वो 200 मिनट्स में सॉल्व भी करना है और OMR भी फिल करनी है उन 200 मिनट्स में। जैसा कि बायो का लेवल पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि जिस लेवल के पेपर आ रहे हैं बायोलॉजी में, उसको देखते हुए हमें लगता है कि आपको इन 200 मिनट्स में से बायो का जो पेपर है वो 40 to 45 मिनट्स में सॉल्व कर लेना चाहिए विद OMR शीट। तो बच्चों, ये 40 to 45 मिनट्स में आपका बायो का पेपर कब सॉल्व होगा? जब आपने घर पे बायो को प्रॉपर टाइम दिया होगा, अगेन उसको रिवाइज किया होगा। बच्चों, बायो में रिवीजन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, उसे अगेन भूलने से पहले रिवाइज करना होता है। तो मैं गौरव सर से पूछना चाहूँगा कि सर, ऐसी कोई बच्चों को टिप्स बताइए
कि रिवीजन का उनके कोई प्लानिंग के बारे में बताइए कि कैसे स्ट्रेटजी यूज़ करें, क्या प्लान करें बायो का कि वो अगेन अगेन उसको रिवाइज कर पाएँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मोहित सर ने, क्योंकि बायोलॉजी में रिवीजन स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मेन पार्ट ही रिवीजन है। उसको जितना आप रिवाइज करेंगे बायोलॉजी उतनी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। अब रिवीजन कैसे करना है आपको, सिंपली करना है क्या है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप जब अपने क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, जहां से क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, या आपकी क्लास नोट्स के अंदर फैकल्टीज ने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट करें। साथ साथ में जो भी आपको कंक्लूसिव लाइन लग रही है, किससे लग रहा है कि कंक्लूजन निकल रहा है, उसको आप साथ साथ में हाईलाइट करें। साथ साथ में आपका कोशिश ये होना चाहिए कि जो लास्ट में आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक्स को ऐसा कमांड करें, ऐसा कंसाइज करें कि वो टॉपिक आपका 1 या 2 आवर्स में बार बार रिवाइज हो सके। बस सिंपली जितना टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज करेंगे, फास्ट फ्रिक्वेंट रिवाइज करेंगे, वो टॉपिक आपके विजुअल मेमोरी में शेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके विजुअल मेमोरी में वो आ जाएगा। इसके साथ ही बच्चों एक और आपको हम बात बताना चाहेंगे कि जैसे बायो में जो टॉपिक लेंदी होते हैं बट इंपॉर्टेंस होते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे जेनेटिक्स होता है और इकोलॉजी है, लेंदी में है और इंपॉर्टेंट भी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। तो ऐसे लेंदी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। और शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब उन चैप्टर्स में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे चाहें तो आप फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर लें। उस थ्योरेटिकल पार्ट को आप अगर हो सकता है तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें, उसका डायग्राम में कन्वर्ट कर लें। उस थ्योरेटिकल पार्ट से अगर कोई टेबल बन रहा है तो टेबल का फॉर्मेशन करें। इसी तरह से जैसे एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिनमें एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को आप न्यूमोनिक्स बनाकर भी याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को जल्दी कम समय में कई बार रिवाइज कर पाएंगे। साथ साथ में इसी बात में मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि जो टॉपिक्स के अंदर भूलने वाला पार्ट ज़्यादा है, जैसे आप जानते हैं बायोलॉजी में कुछ पार्ट ऐसा है कि जहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है, साथ साथ में साइंटिस्ट के नाम ज़्यादा हैं, साथ साथ में कई टॉपिक्स में डेटा बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये जो भूलने वाला पार्ट है, इससे भी आप बायोलॉजी में सिस्टमेटिक फॉर्म में अलग से नोट करना स्टार्ट कर दें, और जब भी आपको समय मिले इस पार्ट को, भूलने वाले पार्ट को आप बार बार रिवाइज करते रहें। साथ साथ में एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, उसकी कोई टेबल है, इवन दैट एनसीईआरटी में जो समरी वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप बार बार रिवाइज करें। ऐसे आप बार बार रिवाइज करेंगे तो सिंपली आपकी बायोलॉजी के अंदर मेमोरी अच्छे से स्ट्रांग होती जाएगी। तो बच्चों ऐसे आप बायोलॉजी को बार बार रिवाइज करते रहें। अब बात ही इंपॉर्टेंट, रिवीजन स्ट्रेटेजी की बात तो कर ली, बात ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे पढ़ाई तो खूब करते हैं, पढ़ाई अच्छे से कर भी लेते हैं, पर उसके अकॉर्डिंग मोहित सर बच्चों के एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते। तो आप ये गाइड करें बच्चों के मार्क्स कैसे आएंगे एग्जाम में। सब बच्चों के मार्क्स ना आने का एक रीज़न ये भी होता है कि एग्ज़ाम फोबिया, बच्चों को एग्ज़ाम से डर लगता है। तो इस एग्ज़ाम फोबिया को अपने माइंड से निकालने के लिए बच्चों आपको अगेन अगेन मॉक टेस्ट देने होंगे, आपको अगेन अगेन टेस्ट पेपर्स की टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि ये एग्ज़ाम का डर आपके दिमाग से पूरी तरह से निकल जाए। साथ में बच्चों मार्क्स कम होने के एक और रीज़न है, वो है सिली मिस्टेक्स। बच्चों बायो में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन उनमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब हम सिली मिस्टेक को कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका है क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, तसल्ली से उस क्वेश्चन को रीड करना है। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि एक साथ पूरा फास्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर दूसरी बार उसको स्लो पढ़ेंगे, तो दो बार टाइम वेस्ट करते हैं। आप चाहे क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ें, लेकिन बहुत तसल्ली से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, पॉज दे के क्वेश्चंस को पढ़ें, जहाँ कॉमा है वहाँ रुकें, जहाँ फुल स्टॉप है पूरा रुकें। इवन जब तक क्वेश्चन आप पूरा पढ़ पाते हैं तब तक आपके माइंड में उसका आंसर आ जाना चाहिए। और दूसरी बात, आपके माइंड में उसका आंसर भी आ गया है, लेकिन आप आंसर देने की हड़बड़ी जल्दबाजी ना दिखाएं। आपको ऑप्शंस को भी, चारों ऑप्शंस को भी अगेन पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। जब आप चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे तब उसका आंसर दें। तो किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, ना क्वेश्चन पढ़ने में ना आंसर देने में जल्दबाजी नहीं करनी है, तसल्ली से ध्यान से आंसर देने हैं। साथ में बच्चों बायो में कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या नॉट ट्रू स्टेटमेंट, जो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपसे चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन के आगे एक राइट या एक टिक मार्क लगा दें, ताकि आपको याद रहे कि हमें इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन आए चूज़ द इनकरेक्ट और नॉट ट्रू स्टेटमेंट, तो उस इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन के आगे क्रॉस मार्क लगा दें, ताकि आपको याद रहे कि हमें इन चारों ऑप्शन में से रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपकी गलतियां धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। एक साथ तो नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी गलतियां मिनिमाइज होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं
कि जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, स्मार्ट क्वेश्चन हम उन्हें कह सकते हैं, उनके ऑप्शन भी बड़े स्मार्ट होते हैं, मतलब आपको उन क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, पता नहीं होते हैं, लेकिन हम उन्हें भी सही कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ ना कुछ तरीका होता है। तो मैं गौरव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को बताएं कि उन स्मार्ट क्वेश्चन के जो ऑप्शन स्मार्ट ऑप्शन होते हैं, जिनके डायरेक्ट आंसर बच्चों को नहीं पता होते, उनका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो मोहित सर ने बताया आपको कि सिली मिस्टेक कैसे कम कर सकते हैं, पर साथ साथ में आप स्मार्ट ट्रिकी क्वेश्चन भी सही करेंगे तो आपका बायोलॉजी में स्कोर और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि बायोलॉजी में कुछ ऑप्शन के बारे में आपको पता होता है पर कुछ ऑप्शन के बारे में आपको पता नहीं होता, तो सिंपली वहां पर आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिन ऑप्शन के बारे में पता है उनके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएं, अपने आप ही जो आंसर बच जाएगा वो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। साथ साथ में बच्चों, बायोलॉजी में कई बार ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही होते हैं और दोनों ऑप्शन ऑलमोस्ट करेक्ट होते हैं, पर उसमें से आपको मोस्ट करेक्ट को आंसर लगाना होता है। उस केस में मेरा गाइडेंस ये आपसे कि एक बार तो ये सोचें कि इन दोनों ऑप्शन के लिए जो आंसर एग्जामिनर चाह रहा है वो किस थिंकिंग से आपका आंसर चाह रहा है, वो क्या सोच के इसका आंसर लेना चाह रहा है, उस एग्जामिनर थिंकिंग से भी आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचें। और साथ साथ में बेस्ट तरीका ये भी है कि उस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के हर एंगल से जो ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, हर एंगल से, वो उसका मोर स्पेसिफिक आंसर होगा, वो उसका ज्यादा मोर करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आप इन ट्रिकी क्वेश्चंस को, स्मार्ट क्वेश्चंस को भी एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। पर साथ साथ में मेरा आपसे एक एडवाइस और भी है, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उन्हें भी साथ साथ में सॉल्व करें। जो मैं आपसे कह सकता हूं लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन्हें भी आप साथ में सॉल्व करें। उससे आपको ये आइडिया लगता है कि किस टॉपिक में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और साथ साथ में उन क्वेश्चन का लेवल क्या है, वो आपसे इजी पूछ रहे हैं, मीडियम पूछ रहे हैं, टफ पूछ रहे हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आपको आइडिया लगेगा। और फिर साथ साथ में ये जो 10 साल की बात मैं आपसे कर रहा हूं, इसकी स्टडी हम लोगों ने भी करी है और हम देख रहे हैं कि इन 10 साल के अंदर जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें कुछ टॉपिक के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जहां से कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं टॉपिक के अंदर कुछ फेमस एरिया है, कुछ ट्रेडिशनल एरिया है जहां से एग्जामिनर कॉमनली वहीं पार्ट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं आपसे, मैं इकोलॉजी की बात करूं तो इकोलॉजी के अंदर एक्स सीटू इन सीटू कॉमनली एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आएगा। ऐसी बात करूं पॉल्यूशन वाले पार्ट से कॉमनली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे आपसे बात करूं सेल साइकिल की बात को, सेल साइकिल में जो G1, S, G2, M फेज है वहां से भी कॉमनली आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा। मतलब एक फेमस एरिया है, ट्रेडिशनल एरिया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये जो फेमस एरिया है, ट्रेडिशनल एरिया, जिसका पता किससे चला आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। तो इस एरिया को आप बार बार उसको रिवाइज करें, बार बार उसको अच्छे से पढ़ें, तो इससे आप इन पार्ट को भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आप ज्यादा सही कर पाएंगे। तो बच्चों, इसके लिए हम आने वाले टाइम में टाइम टू टाइम सीक्वेंस वाइज हम बायो के डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियो डिस्कशन आपके सामने लाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि बायो के पर्टिकुलर टॉपिक में किस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या किस पार्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, जिससे आपकी सफलता की राह और आसान हो जाए। तो बच्चों, आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। हम आशा करते हैं कि आज का जो डिस्कशन हुआ है उसकी हर बातों को आप 100% फॉलो करेंगे, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हमारी बातों को आप 100% फॉलो करेंगे तो बायोलॉजी में आप 360 आउट ऑफ 360 भी ला सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।